आज हम लोगों का 12th का ये क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रहने वाला है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको 2 नंबर तो कन्फर्म ही है। आप इस पूरे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो यहाँ से आपको 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ध्यान देना, आपसे क्या पूछा गया है, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अब आप ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर दिया गया क्षेत्रीय विभिन्नता, तो ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है, आप देखेंगे तो स्थानिक संगठन, तो ये भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। और ये है अन्वेषण एवं वर्णन, तो ये भी मानव भूगोल का अंतर्गत आता है। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, खोज का वर्णन करना। तो आपसे जब पूछा गया है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो आपका सही उत्तर होने वाला है मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, इसका मानव भूगोल से संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मात्रात्मक क्रांति। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि नौ निश्चयवाद, ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, अब आप ऑप्शन देख लीजिए। बोला गया है रेडजेल हैं, टेलर हैं, ठीक है, हामबोल्ट है और ब्लास हैं। तो आप देखेंगे तो नौ निश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं वो व्यक्ति हैं टेलर। कौन है, ध्यान रखेंगे टेलर हैं, ग्रिफिन टेलर इनका नाम है, पूरा नाम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा टेलर। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि किसने कहा था मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा था, हंटिंगटन है, एलन सैम्पल है, ठीक है, अरस्तु है और बकले है। तो इसका सही जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है एलन सैम्पल। इसी व्यक्ति ने कहा है कि मानव जो है वो प्रकृति का दास है। समझिए, मानव अपने आप को कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करेगा वो क्या करेगा, प्रकृति करेगा, वो प्रकृति के अनुसार चलेगा मानव। तो इस कथन को कौन बोले हैं, ध्यान रखेंगे एलन सैम्पल। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न बोला गया कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, मानव भूगोल के जनक। तो मानव भूगोल के जनक जो है ना फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। ध्यान रखेंगे मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है कि ज्योग्राफी का जेनरलिस के लेखक कौन है। मतलब यह एक किताब है ज्योग्राफी का जेनरलिस, और इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है ना, याद रखेंगे वारेनियर है। कौन है, वारेनियर। ध्यान रखना है इस बात को कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, वो है वारेनियर। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक, ठीक है, नामक पुस्तक का लेखक कौन है। लेखक पूछा गया, लेखक कौन है। तो इसका सही जो उत्तर होने वाला है, इस पुस्तक के लेखक जो हैं ये है रेटजेल। कौन है, ध्यान रखेंगे, ये है रेटजेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे रेटजेल है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि संभववाद शब्द, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो देखो फ्रांस, चूंकि फ्रांस का रहने वाला है, और संभववाद के बारे में आपसे नहीं पूछा कि संभववाद का सिद्धांत किसने दिया, आपसे पूछा गया कि संभववाद का शब्द किसने दिया। तो ये भी फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति हैं और इन्हीं से रिलेटेड कर सकते हैं आप। इनका नाम है लुसियन फेवेरे। ध्यान रखेंगे इनका नाम क्या है, लुसियन फेवेरे। ये फ्रांस के रहने वाले हैं और यही व्यक्ति ने सबसे पहले संभववाद की शब्द का प्रयोग किया था। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था।
तो ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे, ये 2 बार 3 बार तो रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। तो आप जब आप 12th की किताब उठाएंगे तो वहां पर एक स्टेटमेंट बेस दिया गया है साइड में कॉर्नर पर, तो जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो वहां पर पूरा परिभाषा दिया गया है, उसी के वहीं से ये वर्ड को उठाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कुमारी सैंपल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन है, ये है कुमारी सैंपल, तो इसका सही उत्तर यही होने वाला है। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो बताइए भूगोल के आपको जो सूचना का स्रोत उठाना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सभी ऑप्शन पर। बोला गया है यात्रियों के विवरण, तो यात्रियों के जितने भी यात्री आएंगे विवरण देंगे, तो जाहिर सी बात है इतिहास के साथ साथ वो भूगोल की भी जानकारी देंगे, उस क्षेत्र की भी जानकारी देंगे। तो ये सही उत्तर है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि नहीं है, नहीं है तो ये तो है, तो ये तो आपका होगा नहीं। फिर अगला क्या है, प्राचीन मानचित्र। जितना भी मानचित्र का हम लोग अध्ययन करते हैं वो भूगोल के अंतर्गत ही आता है, तो ये है मानचित्र, तो मानचित्र भी आएगा, ठीक है। प्राचीन महाकाव्य में भी भौगोलिक जानकारी हम लोगों को मिलता है। अब एक ही ऑप्शन हम लोग बच गया है, वो कौन सा है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अब इसको यदि हम लोग लाएंगे, चंद्रमा से उठाकर लाएंगे, तो वहां से आपको भौगोलिक सूचनाएं प्राप्त नहीं होगा। वो चंद्रमा के जो भी सूचनाएं होगा चंद्रमा से रिलेटेड होगा। तो जो भी सूचना हम लोग ला रहे हैं वहां से, तो आपसे पूछा गया भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो आपका राइट जो उत्तर होगा ना वो ये होगा। सभी के सभी ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनका संबंध भूगोल से है और इसका भूगोल से संबंध नहीं है। तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न बोला गया है आपसे कि ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक विषय, ठीक है, कौन सा एक भूगोल वर्णन नहीं करता है। मतलब आपको ये भी बताना है कि कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए भूगोल का वर्णन करने वाला ठीक है, समाकलनात्मक अनुशासन भी है, ये भी भूगोल का वर्णन करता है, ठीक है। आप ऑप्शन देखेंगे तो मानव और पर्यावरण के बीच का अंतर, तो ये भी भूगोल को वर्णन करता है, ठीक है। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। तो मानव कहीं ना कहीं ये भी भूगोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब प्रस्तुत कर रहा है। जो नहीं है वो आप इसको ध्यान देंगे, आपका राइट जो आंसर नहीं पूछा गया ना, नहीं पूछा गया तो आपको नहीं ही उत्तर देना है, ठीक है। मतलब ये जो है दैध्यता पर आश्रित नहीं है, ठीक। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोला गया है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो जो आधुनिक मानव भूगोल के जनक जब भी आपसे पूछा जाए तब आपको उत्तर रखना है फ्रेडरिक रेड जेल को, ठीक है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक या मानव भूगोल के जनक जब भी पूछ रहा है तो आप ध्यान रखेंगे अक्सर आपका जो उत्तर होने वाला है वो है फ्रेडरिक रेड जेल। रट जाइए इसको, हर बार एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला गया है अगला कि नियतिवाद के विचारक कौन कौन है। अब बोला गया कि विचारक कौन है, आप ऑप्शन देखेंगे कि ई कांट है, ठीक है, इसके बाद हामबोल्ट है और रीटर है, और एक ऑप्शन है जो आप देख रहे हैं इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। मतलब नियतिवाद का विचारक जो है ई कांट भी है, रीटर भी है और हामबोल्ट भी है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सभी के सभी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनोन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है आपको ये देखना है, तो देखेंगे आप इसमें क्या क्या बोला गया है। बोला गया है ना एक लोगों और पर्यावरण बीच के अनोन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया है। अब आप ऑप्शन देखिए, बोला गया है मानव, ठीक है, मानव बुद्धिमत्ता, इसके बाद है लोगों के अनुभव, ठीक है, प्रौद्योगिकी, इसके बाद है मानवीय भाईचारा। जो सबसे महत्वपूर्ण है अनोन्य क्रिया यानी संबंधों का, तो सबसे ज्यादा जो मानव है वो अपने दिमाग के ऊपर केंद्रित करता है, हर चीज को अपने दिमाग के ऊपर केंद्रित करता है। तो केंद्रित जब अपने दिमाग के ऊपर कर रहा है तो मानव जो है बुद्धिमत्ता, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, मानव बुद्धिमत्ता। जो भी है वो अपने मानव
दिमाग लगाकर, ठीक है, पर्यावरण में कुछ ना कुछ चेंजेस, बदलाव ला ही सकता है। तो ये सही उत्तर होगा जो मानव बुद्धिमत्ता। अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न बोला गया है भूगोल का जनक माना जाता है, ठीक है। अब माना तो जाता है, ठीक है, ये तो अब आपसे व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, मतलब आपसे देश का नाम पूछा है, ठीक है, और वो भी देश में भी आप देखेंगे तो महादेश, ठीक है, भूगोल का जनक माना जाता है। मतलब किस महादेश के लोग हैं जो ये भूगोल के जनक हैं? आप देखेंगे यूनान, ठीक है, अफ्रीका, एशिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शुरुआत से ही सबसे अगर पढ़े लिखे इतिहास में अगर आपको मिलेंगे, भूगोल में मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ के लोग मिलेंगे? यूनान के मिलेंगे। इसलिए यूनानिक दार्शनिक आप बहुत ज्यादा बार पढ़े होंगे। तो जो भी उद्भव हुआ है पढ़ने लिखने की कलाएं, वो सभ्यता के रूप में जो उभर कर आई है वो कहाँ से आई है? यूनान से आई है। तो आपको ध्यान रखना है कि भूगोल का जनक माना जाता है। अगर माना जाता है तो फिर इसे माना जाएगा किस तो ये है यूनान को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले पर बढ़ते हैं। अगला बोला गया है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने किया था? तो ये जो रुको और जाओ है, इसकी संकल्पना के बाद हम लोग बात करेंगे, वही जो है नियतिवाद है। वही क्या है? नियतिवाद है। तो इसका जो सही राइट आंसर होने वाला है वो है टेलर। ध्यान रखेंगे, ये सभी प्रश्न आप ऐसे हैं कि केवल आप जितना हम आपको देंगे उसमें से आप सभी को लिख लेते हैं तो आपको निश्चित है 2 से 3 नंबर कंफर्म है। ये पहला चैप्टर है, हर बार यही आपसे आएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर जो होगा वो टेलर होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला गया है कि व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल से भूगोल के उप क्षेत्र पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उप क्षेत्र पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा गया उप क्षेत्र, कौन कौन उप क्षेत्र हैं? तो सामान्य भूगोल, मानव भूगोल, विशिष्ट भूगोल और जीव भूगोल। तो देखिए व्यवहारिक है तो मानव का ही व्यवहार होगा, ठीक है, राजनीतिक है तो मानव का ही होगा, आर्थिक होगा तो भी मानव का ही होगा, सामाजिक होगा तो भी मानव का ही होगा। तो पूरे कहने का अर्थ है कि ये मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं, ठीक है। एक क्षेत्र होता है और एक उप क्षेत्र होता है। तो सभी जितना आपको दिया गया है व्यवहारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सभी के सभी किसका उप क्षेत्र है? तो ये है मानव भूगोल के उप क्षेत्र है, ठीक है। अब ये प्रश्न चूंकि आपके पहले चैप्टर का नहीं है, अगर क्वेश्चन आ गया है तो फिर भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बोला गया कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो देखिए हर जगह पर कहीं ना कहीं स्थानांतरित खेती की जाती है, पहाड़ों पर किया जाता है, ठीक है, वहां से भी हटकर फिर दूसरे जगह पर किया जाएगा। तो इस तरह की जो भी कृषि कार्य से संबंधित होता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जो, ठीक है, मिलिया या इसको मिल्पा बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? ध्यान रखेंगे, इसको मिल्पा बोला जाएगा, ठीक है, मिलिया या मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में, ठीक है। ये लदांग जो है ना मलेशिया में किया जाता है। लदांग कहाँ पे किया जाता है स्थानांतरित कृषि? मलेशिया में किया जाता है, ठीक है। और ये है झूम, ये आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, जितना पहाड़ी एरिया है इन सभी में आपको झूम कृषि मिलेगा, ठीक है। आइए पूरे को हमने स्पष्ट पूरे ऑप्शन को कर दिया है। अगला प्रश्न बोला गया है कि मानव भूगोल के विचारकों के विकास की अभियांजना, ठीक है, अभियांजना है और न कि भूगोल, ठीक है, भूगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक, ठीक है, तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो हमने कहा कि आप जाएंगे अपनी किताब को खोलेंगे तो वहीं पर आपको एक डाटा दिया गया है, सब परिभाषा दिया गया है, तो वहीं पर आपको ये मिल जाएगा। अब परिभाषा है तो परिभाषा किसने दिया है, ठीक है, तो जो ये परिभाषा दिया है व्यक्ति ने उसका नाम है फेमस, ठीक है, विडाल डी ला ब्लास ने। ये आप जब भी पढ़ेंगे तो भूगोल जब भी आप पढ़ेंगे तो इनको स्किप करके नहीं पढ़ेंगे, आपको इनको इनके बारे में जरूर पढ़ना है। तो ये राइट आंसर जो है, आपका राइट आंसर है यही है कि विडाल डी ला ब्लासा ने, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो 1990 के बाद जितना हम लोग चलेंगे आधुनिकतावाद की तरफ चलेंगे। किधर चलेंगे? आधुनिकतावाद की ओर चलेंगे। तो हम लोगों का सही जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है आधुनिकतावाद। ध्यान रखेंगे। तो ये जितना हमने आपको प्रश्न कराया, अगर आप पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है, वो आपके देखना 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है,